मुस्लिम फॉर द वर्स्ट के सिनेरियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। मुस्लिम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी? हाँ हाँ कर दिए। मुझे रिक्वेस्ट खबर भेज दिए। खबर आके स्टार्ट कर दो। अच्छा तो मैं रिक्वेस्ट भेजी भी मैंने रिकॉर्डिंग में, चलो वही खबर भेज। यस, तो यार मैंने ऑन की है मुस्लिम। वो जब भी रिकॉर्ड करो तो मैं रिक्वेस्ट पहले भेजता है वो। फिर आज आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम सादा कॉलम्स का क्या कहते हैं डिजाइन लिख रहे हैं। शॉर्ट कॉलम्स का, ठीक है, सिलेंडर का नहीं करें। ये थ्योरी सारी खुद पढ़ लेना, एग्जाम्पल भी आ जाए। ये देखो। अच्छा। एग्जाम्पल छोड़िए वाली। डिजाइन द इंटीरियर कॉलम हाँ हाँ, shown हो figure गई। to support a factored axial load of 500 kgs. The specified material strengths are 3 psi concrete की compressive strength और 60 psi हमारे पास क्या कहते हैं, क्या है, उसकी हील स्ट्रेंथ। तो आपके पास जो इंटीरियर कॉलम होता है ना, उसकी अगर दोनों साइड्स पे स्पैन सेम है, ठीक है, तो उस पे एक्सेंट्रिसिटी नहीं होती है, ठीक है। आइडियली तो हम ये ज्यूम करते हैं नहीं होती, असल में तो हमेशा होती है थोड़ी, थोड़ी बहुत, ठीक है। तो हम सवालों की हद तक इधर और इधर का स्पैन इक्वल है, इधर और इधर का स्पैन इक्वल है। तो जब स्पैन इक्वल है तो हम इसको एक प्योरली एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर कंसिडर करेंगे, ठीक है, और हम एक्सेंट्रिसिटी को उसमें नहीं कंसिडर करेंगे। डायमेंशन उन्होंने हमें पहले से दी है 18x18। हमने रीइंफोर्समेंट इसकी कहते हैं डिसाइड करनी है। तो ये पैरामीटर सारे लिख दिए। 18 18 डायमेंशन होगी। एरिया क्या होगा, 18x18 324 स्क्वायर। ये ना आपके पास जो फैक्टर्ड लोड है, ठीक है, वो गिवन है आपको 500 किप्स। आपके पास ये दोनों स्ट्रेंथ आपको गिवन है, ठीक है, 3 KSI 60 KSI। अब उन्होंने कहा है कि आपने इसका डिजाइन करना है, तो हम अब इसकी रीइंफोर्समेंट निकालेंगे। आपके पास रीइंफोर्समेंट होती है ना स्टील की, उसकी लिमिट्स क्या होती हैं? उसकी लिमिट्स होती हैं, ये देखो, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट शेल बी एटलीस्ट 0.01 AG बट शेल नॉट एक्सीड 0.08 G। अब 0.08 G की जगह हम 0.04 G कंसिडर करते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्प्लाइसिंग होगी ना, वहाँ पे डबल हो जाएगी ये रेशो। 0.04 G आपने रखी है और स्प्लाइसिंग कर दिया, तो उस क्रॉस सेक्शन में 0.08 G हो जाएगी। तो इंडिविजुअली अगर हम बात को कंसिडर करें तो हम 0.04 G अपर लिमिट रखते हैं। तो हमने अब डिजाइन करना है, हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें, मिनिमम स्टील से। हमने 0.01 G स्टील की वो स्टील एस्टिमेट किया क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो हमारे पास ग्रॉस एरिया का 0.01 हम ले रहे हैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फॉर द एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील का हमारे पास फॉर्मूला क्या है निकालने का, सॉरी, एरिया ऑफ स्टील कह रहा हूँ कंक्रीट की एक्सियल कैपेसिटी का, जब वो प्योरली उसमें हो, एक्सियल लोड में। एक मिनट यहाँ फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये देखो, ये फॉर्मूला लिखा है। अगर स्पाइरल कॉलम है तो ये वाला फॉर्मूला है, और अगर टाइड कॉलम है तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। पी एन आपके पास नॉमिनल कैपेसिटी है, फाइव आपके पास फिर फैक्टर्ड हो जाएगी, अल्फा आप एक फैक्टर लगाते हो डिपेंडिंग ऑन कि वो टाइट कॉलम या स्पाइरल कॉलम। तो ये फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये तब है जब आपके पास कॉलम जो है ना प्योरली क्या कहते हैं उसमें हो, एक्सियली लोडेड हो, कोई सेंट्रिसिटी उसके अंदर ना आती हो। तो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है आपके पास, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे उसके अंदर अपने क्वेश्चन के अंदर। सारी वैल्यूज पुट की। हमारे पास क्या कहते हैं फाइव की वैल्यू क्या है, ये देखो, फाइव की वैल्यू हमारे पास टाइट कॉलम्स के लिए क्या होती है, 0.65। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0.8, ठीक है। तो हमारा टाइट कॉलम हम एज्यूम करें 0.8 इंटू 0.65 आ गया। स्पाइरल कॉलम जो होता है ना वो सर्कुलर में होता है, ठीक है। तो हम चूंकि स्क्वायर करें तो इसलिए टाइट कॉलम ले रहे हैं। आगे आपने क्या कहते हैं ए जी माइनस ए एस टी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ए एस टी की जगह हमने क्या डाल दिया, 0.01 AG जो हमारी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है। और यहाँ पर भी ए एस टी होता है, तो 0.01 AG आ गया। 60 क्या है आपके पास स्टील की हील स्ट्रेंथ है, और 0.85 तो आपके पास ये देखो इसमें फॉर्मूले में है, ठीक है। तो सिंपल हमने फॉर्मूले में वैल्यूज डाली हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है इसका, 1.625 टाइम्स ए जी। अब ए जी की वजह हमने पहले क्या निकाली थी, 324 इंच की है। तो 324 इंच को हम स्क्वायर को हमने यहाँ पे डाला, तो हमारे पास 526.5 किप आ गई। ये हमारे पास कॉलम की फैक्टर्ड
कैपेसिटी, यानी हमारा कॉलम इतना लोड रेजिस्ट कर सकता है। और हमारे पास अप्लाइड लोड कितना था, 500 केप था, अप्लाइड 500 था। हमारी अपनी कैपेसिटी कितनी, 526.5 है, तो हमारा इसका मतलब डिजाइन हो गया है। तो हमने पहले पहले ट्रायल में मिनिमम रीइंफोर्समेंट एज्यूम की थी 0.01 AG, और उसी पे हमारा काम चल गया, ठीक है। तो हम वही प्रोवाइड कर देंगे, AG का 0.01 टाइम्स 3.24 इंच स्केयर। तो 3.24 इंच स्केयर हमारी क्या कहते हैं एरिया रिक्वायर्ड है हमें। अब हमने इसको प्रोवाइड कैसे करना है, अब कॉलम के अंदर ना अगर वो स्क्वायर है तो आपने कम से कम 4 प्रोवाइड करनी बार्स, अगर 4 नहीं करे तो फिर 8 करनी है, 8 नहीं करे तो 12 करनी है, यानी 4 का मल्टीपल रखना है कॉलम के अंदर, अगर वो स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए आपकी रीइंफोर्समेंट। हमारा स्क्वायर कॉलम है तो हम 4 देंगे या 8 देंगे। तो हमें पता है कि नंबर 6 बार जो है ना उसका एरिया होता है 0.44 इंच स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया हमारा कितना है, 3.24 इंच स्क्वायर। तो 3.2 को 0.44 पे डिवाइड किया तो 7.36, यानी 8 बार हमारे पास आ गई। तो 8 4 का मल्टीपल है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने 8 नंबर 6 की बार प्रोवाइड कर दी और हमारा क्या कहते हैं डिजाइन क्या हो गया कंप्लीट। तो हमने इस कॉलम में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक बीच में, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यूं हमने कितने 8 नंबर 6 की बात प्रोवाइड कर दी है। तो हमने बेसिकली शुरू शुरू में अप्रोक्सीमेशन क्या ली इनिशियल कि हम 0.01 टाइम्स द ग्रॉस एरिया ले रहे हैं स्टील की रिइंफोर्समेंट एरिया। फिर हमने यहाँ पे अपने फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज प्लग की और हमने देखा कि क्या हमारी कैपेसिटी डिमांड से ज़्यादा आ रही है या नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा आ रही थी तो हमने सिंपली फिर निकाल लिया कितनी बार प्रोवाइड करें, तो जो हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। एक स्क्वायर कॉलम का जब वो प्योरली एक्सिली लोडेड है उसके अंदर कोई एक्सेंट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पहला सवाल कंप्लीट है। आगे चलें या कोई सवाल है इसमें? यार अगर ना आई 6 आ गई इसके जवाब तो फिर क्या करेंगे? फिर तुम कॉम्बिनेशन को प्रोवाइड कर दो, या फिर क्या कहते हैं ज्यादा ही देनी पड़ेगी फिर। कॉम्बिनेशन मतलब? यानी दो, जैसे नंबर दो की, दो नंबर 4 की दे दो, दो नंबर 6 की, इस तरह कोई ना कोई कॉम्बिनेशन दे दो। ये तो काम खराब, बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ तो बस फिर करना पड़ेगा ना, ये तो डिजाइन कर। मतलब रफ करना पड़ेगा अपने, एक मतलब आइटरेटिव है। हाँ। चलो ठीक है, आगे चलो, बस इसको देखते हैं बाद में। अच्छा, अब अगले हमारे एक मिनट। हाँ, ये हमारी क्या लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट। अब हम देंगे शीयर रिइंफोर्समेंट, ठीक है, लेटरल रिइंफोर्समेंट। अब शीयर रिइंफोर्समेंट जो आपके पास है ना, ये 5 लिखे हुए हैं मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। इनमें से देखो मैक्सिमम स्पेसिंग शेल नॉट एक्सीड द लीस्ट ऑफ, ठीक है। जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू आएगी ना आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग वो होगी, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू इन 5 में से। तो इन 5 के अंदर हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। एवी मैंने बताया था उस दिन क्या होता है, नंबर ऑफ लेग्स मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ बार। अब हमारे पास हम ना एरिया ऑफ बार 0.11 इंच के दे रहे हैं, यानी हम नंबर 3 की बार एज्यूम कर रहे हैं। और हम नॉर्मली 2 लेग्स, 2 लेग्स वाला मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो 0.11 इंटू 2 कितना हो गया, 0.22। तो एवी की वैल्यू 0.22 होगी, एफ आई की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, हमारे पास 14.6 इंच आ गया यहाँ से वैल्यू, ठीक है। अगली इक्वेशन से हमारे पास 17.9 इंच आई। 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, हमने नंबर 6 की बार लिखी, तो उससे हमारे पास ये आंसर है। 48 टाइम्स डायमीटर ऑफ खूब खूब बेसिकली टाई होती है। इसका हमारे पास कितना डायमीटर है, 3/8, 18 इंच यहाँ से आ गया। और स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ मेंबर 18 इंच, और इनमें से सबसे छोटी वाली कौन सी है, 12 इंच है ना। तो ये मैक्सिमम स्पेसिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो इसलिए हमने नंबर 3 के टाइप्स प्रोवाइड किए एट 12 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो आपने इन 5 से स्पेसिंग निकालनी है, जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग बन जाएगी। और अमूमन नंबर 3 की बार ही हम प्रोवाइड करते हैं, या मैक्सिमम नंबर 4 पे जाते हैं, सुपर नहीं होते। तो यूँ हमारा ये कहते हैं शेयर इन्फोर्समेंट भी होगी इसी सवाल के। हमने एक प्योरली एक्सियली लोडेड कॉलम की लॉन्गिट्यूडिनल इन्फोर्समेंट भी दे दी और शेयर इन्फोर्समेंट भी दे दी। कोई सवाल है इसमें? यार डायमीटर ऑफ बार 0.75 कितना ले लिया, 3/8.75 तो नहीं होता? नहीं, ये डी देखो, बी ये मेन बात है, ये वाला उसका टाइप है, वो ये नंबर 6। लॉन्गिट्यूडिनल बार है। हाँ। चलो सही है, आगे चलो। आगे फिर एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स आ गए। अब हम पहले डील करेंगे ऐसे कॉलम जिनमें यूनी एक्सियल एक्सेंट्रिसिटी है, ठीक है, यानी एक एक्सिस के लॉन्ग एक्सेंट्रिसिटी, दोनों के लॉन्ग नहीं है। तो यूनी एक्सियल एक्सेंट्रिसिटी में ना आपके पास उनका डिजाइन जो है ना, आप अमूमन डिजाइन एड से करते हो। डिजाइन एड जो वो फॉर्मूला शीट में भी अवेलेबल है, इस तरह के जो कर्व्स बनते हैं, ये देखो, इस टाइप के। तो इनसे हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं यूनिएक्सियल कॉलम्स का। अभी हम पहले देखेंगे कि हमने ये कर्व बनाना कैसे है, यानी कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम हमने किस तरह बनानी है। तो पहले स्टेप में हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपने ये साइट्स पढ़ी है वैसे अभी? कॉलम की? हाँ। नहीं यार, मैंने कॉलम की नहीं पढ़ी। अच्छा, तो अगर इसमें अब जो है ना तरीका, वो वाला कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम का, एक पीआर शेड्यूल में पढ़ा था और एक ये तरीका है। पीआर शेड्यूल वाला मुझे याद तो नहीं है, तो मैं फिर इसी ये वाला तरीका सिखा रहा हूँ जो स्लाइड में गिवन है। तो हमने क्या करना है, डेवलप इंटरेक्शन डायग्राम फॉर द गिवन कॉलम
द मटेरियल स्ट्रेंथ्स आर एफ सी प्राइम इज इक्वल टू 3 KSI एंड एफ वाई इज इक्वल टू 60 KSI, विद 4 नंबर 8 के पास। तो हमारे पास कॉलम पूरा डिजाइन है, हमने इसकी इंटरेक्शन डायग्राम बनानी है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास ना इंटरेक्शन डायग्राम बनाने का क्या तरीका होता है। आप मल्टीपल पॉइंट्स एज्यूम करते हो, ठीक है, रीजनेबली, और उन सबको ज्वाइन करके इंटरेक्शन कर्व बनाते हो। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से आपने लेने हैं, ये देख रहे हो, एक मिनट। इस तरह की हमारे पास फाइनली एक डायग्राम बनती है, जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। ये उस पर फैक्टर लगाए हुए हैं। तो इस टाइप की हमारे पास एक डायग्राम बनेगी, हमने ये इंटरेक्शन डायग्राम होती है, हमने ये बनानी है। तो हम पहले पहले इसमें कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, कोई यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, और उन सबको फिर हम प्लॉट करके हमारे पास इंटरेक्शन कर्व बन जाता है। अभी कैसे करना है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो, ये पीछे एक यार फिगर बनती है। ये सर ने करवाया था, याद है? ये नहीं तो नहीं नहीं नहीं, सर करवाया ने सर नहीं ने। करवाया। सर ने कहा था खुद कर लेना, ये उन्होंने नहीं करवाया था। और मेरा नहीं ख्याल ये सर वैसे हमें दे सकते हैं, बिकॉज हमें डिजाइन एड जो दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये आ सकता है सवाल। वही या ना, नहीं? मुझे भी ये लग रहा है कि, और इसकी तुक भी नहीं बनती ना, हम क्यों ये डॉक्स के पेपर में ये आएगा, इसकी सेंस नहीं बनती आने की। आपके पास देखो, पेपर कम में तीन चांस है। सवाल ही आएंगे ना, मैक्सिमम 3 सवाल ही आएंगे, एक मीडियम का आएगा, एक टॉर्जन का आएगा, और एक कॉलम से आएगा, और इंटरेक्शन कर्व तो नहीं आएगा। हाँ, इसके बहुत आएगा कम तो चांसेस है। मिनिमल है, 1% मैक्सिमम चांस है। अगर आएगा तो ये आगे जो बाइक जेल है ना, ये वाली नई चीजें इनमें से आएगा। हाँ, इसमें अगर बहुत कम चांस हम ये आखिर में कर लें ये वाला, क्या ख्याल है? आखिर में क्या, अब ये मैं 5 मिनट में करा दूंगा, टाइम नहीं डीडीएम लगेगा इसमें। अच्छा, टॉर्जन और कौन सा बोला सवाल तूने? डीडीएम, टॉर्जन, डीडीएम और कॉलम, तीन कॉलम टॉपिक्स के हैं, लिए तीन कॉलम इनमें ही से हो हो गया ना? जाएगा। हाँ, तो तू कह रहा तीन नहीं, इनमें से हो जाएगा। कह रहा कॉलम। अरे भाई, कॉलम में ये नहीं आएगा इंटरेक्शन डायग्राम, आगे और इतनी चीजें देख रहे हैं, 113 स्लाइड हैं अलग अलग। तो ये 113 की 113 हमने करनी है? हाँ, इसके बाद और भी है 35। ये क्या मजाक है भाई? हाँ, लेकिन वो वाली पूरी नहीं है, वो थोड़ी सी इंक्लूडेड है आगे वाली में। अच्छा, भाई 113 तो भाई जल्दी काफी है। जल्दी 10 मुकाते हैं इसको, जिसका चांस कम आने का। तो आपके पास ये सही कहते है हैं यार। 15-15 इंच का आपका कॉलम दिया हुआ है, स्क्वायर रिइंफोर्समेंट भी अवेलेबल है। अब आपने क्या कहते हैं, कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम बनानी है। तो हम बेसिकली 7 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। जैसे कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम पे ना, आपके पास वाई एक्सिस पे 5 पीएन होता है, और एक्स एक्सिस पे 5 एमएन होता है, ठीक है। तो हमें एमएन और पीएन की हर पॉइंट पे वैल्यू जब मिलती जाएगी तो हम उन्हें प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पर्पज है, हमने 7 पॉइंट्स पे पीएन की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमने एमएन की वैल्यू फाइंड करनी है, फैक्टर की, ठीक है। तो उस तरह हमारी कॉलम इंटरेक्शन कर्व बन जाएगा। अब हम पहला पहला पॉइंट कहाँ पे लेंगे। फर्स्ट पॉइंट के लिए ना हम इग्नोर करते हैं कि कॉलम के अंदर कोई एक्सेंट्रिसिटी है, हम प्योरली एक्सियली लोडेड लेते हैं। तो पिछली एग्जांपल में जो फॉर्मूला लगाया ना, अभी हमने किया, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ फील्ड पता है, इस केस में हम एज्यूम नहीं करेंगे, हमें पहले से पता है, सारी वैल्यूज नोन है। तो हमारे पास 5 पीएन की वैल्यू आ गई फॉर 90.9 के। और पहला पॉइंट चूंकि प्योरली एक्सियली लोडेड है, ठीक है, प्योर एक्सियल कंडीशन है, तो उस पर मोमेंट की वैल्यू 0 है, देख रहे हो। 5 एम एन 0 हो गया, क्योंकि प्योर एक्सियल लोड है। तो पहला पॉइंट आ गया, उस पर 5 पीएन कितना है, 490.9 है, 5 एम एन कितना, 0 है। तो ये पॉइंट आपके पास कर्व पे किधर आ जाएगा, कर्व पे इधर आ जाएगा, ये इस जगह पे, देख रहे हो, इधर ना, इसकी वैल्यू 0 मोमेंट की, और एक्सियल कैपेसिटी 490 पॉइंट समथिंग है। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट के अंदर हम, हमारे पास फॉर्मूला देखो, अब आगे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका फॉर्मूला ये होगा। 5 पीएन का ये फॉर्मूला होगा, ये जो लिखा हुआ है, और 5 एमएन का ये फॉर्मूला होगा, आगे हर पॉइंट पे ये फॉर्मूले लगेंगे। अब इन फॉर्मूलों के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें FS1 चाहिए, हमें FS2 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें FS1 और FS2 चाहिए। तो FS1 और FS2 कैसे निकालना है। अब FS1 का फॉर्मूला होता है 87 1 माइनस डी प्राइम बाई सी, और FS2 का फॉर्मूला होता है 87 डी बाई सी माइनस 1। अब डी प्राइम आपके पास क्या है, इफेक्टिव कवर है। तो इफेक्टिव कवर कैसे निकाले, इफेक्टिव कवर क्या होता है, मेन रिबार के सेंटर तक होता है, मेन रिबार के सेंट्रॉइड तक। तो हमने 1.5 इंच का क्लियर कवर एज्यूम किया है। स्टिरअप का डाया कितना होता है, 3/8, वो आ गया। और हमने क्या कहते हैं, नंबर कितने की बार ली हुई है, नंबर 8 की बार ली हुई है। तो नंबर 8 का आपके पास कहते हैं डायमीटर क्या होता है, 8/16 या 4/8, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इफेक्टिव कवर आ गया। इफेक्टिव जब कवर आ गया तो दूसरी, टोटल डेप्थ में से उसको माइनस किया। हाँ, नंबर 8 का डाया तो 1 होता है। जहाँ पे रेडियस ऐड करेंगे ना, उस पर डाई/2 सेंट्रॉइड तक पहुंचने के लिए। अच्छा, रेडियस ऐड करेंगे तो फिर 3/8 का हाँ, रेडियस क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बाहर है ना, उसके स्टिरअप ना, रीबार के बाहर है ना, वो तो पूरा है, अच्छा सही है। ठीक है। तो आपके पास डी प्राइम की वैल्यू क्या आ गई, 2.375 आ गई। तो जब डी प्राइम की वैल्यू आ गई तो आपके पास इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी ना, ये वाला इफेक्टिव कवर माइनस कर दो टोटल डेप्थ में से, तो 12.625 आपका इफेक्टिव डेप्थ आ गई। आपके पास एच की वैल्यू जो है ना, वो 15 इंच है, ठीक है।
हाइट जो है ये गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर, ये देखो। अब आप पहले पहले पॉइंट टू के लिए ना, पॉइंट टू के लिए आप सी की अच्छा हमारा अपने अप्रोच किया है, हम पॉइंट वन के अलावा जितने पॉइंट्स है ना आगे, उन सब में हम सी की एक रीजनेबल वैल्यू ज्यूम करेंगे। और उस सी की वैल्यू के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, पी एन और एम एन की वैल्यूज। और सी क्या है, आपके पास डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सेस तक कंप्रेशन फाइबर का, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर का, ठीक है। वही पी आर सी टू वाली बातें सारी। तो आपने एफ एस वन एफ एस टू निकाल लिया आपने। पॉइंट टू के लिए सी की वैल्यू जो है ना, वो एच के इक्वल लेनी है पॉइंट टू के लिए। तो ये आपने क्या कहते हैं ले लिया 15 इंच, ठीक है। पॉइंट टू के लिए सी की वैल्यू एच के इक्वल लेनी है। एफ एस वन निकाल लिया, एफ एस टू निकाल लिया, डी प्राइम पता है आपको, डी पता है। इस इक्वेशन में हो गया 5 पी एन वाली वैल्यू डालोगे, सारी आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यूज नोन है, ठीक है। 5 एम एन इसमें वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना यहाँ पे, ये वाला 5, इसकी वैल्यू 0.65 लेनी है, ठीक है। पॉइंट टू की लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0.65 है। तो ये हमारे पास 5 पी एन और 5 एम एन आ गया। हमारे पास एक सेकंड पॉइंट बन गया उस कर्व के ऊपर। एक ये वाला है, इसका वाई कोऑर्डिनेट है। और ये उसका क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है। ये देखो, ये आपके पास तकरीबन क्या दूसरा पॉइंट बन गया, ये वाला, ठीक है। तो हमने अपने दो पॉइंट्स ले लिए हैं। एक हमने ले लिया है वो वाला पॉइंट वन, जिसपे हमने प्योरली एक्सियल में से कंसिडर किया था। और अगले केस में हमने सी इज इक्वल टू एच लेके अपने 5 पी एन और 5 एम एन की वैल्यू निकाली। पॉइंट थ्री पे सी की वैल्यू क्या लेनी है, एच माइनस डी प्राइम, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच माइनस डी प्राइम। तो डी प्राइम आपको पता है कितना है, 2.375 है आपके पास। इफेक्टिव डेप्थ निकल आई, और वही किसकी इक्वल होगी, सी की इक्वल होगी इस केस में। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपने प्योरली एक्सियल लिया, सेकंड पॉइंट पे सी इज इक्वल टू एच लिया, और पॉइंट थ्री पे सी इज इक्वल टू एच माइनस डी प्राइम लिया, ठीक है। ये वैल्यू याद रखनी है। तीसरे पॉइंट पे सी इज इक्वल टू एच माइनस डी प्राइम लिया। दोबारा एफ एस वन और एफ एस टू की वैल्यू फाइंड की। अच्छा, एफ एस वन और एफ एस टू की वैल्यू जो अगर 60 से बड़ी आ रही है ना, तो आपने 60 पे लिमिट कर देना। 60 से कम आ रही है तो वही वैल्यू लेनी है। 60 से बड़ी आ गई तो 60 पे लिमिट कर देना, क्योंकि 60 यील्ड स्ट्रेंथ है आपकी स्टील की। तो पॉइंट थ्री पे आपके पास देखो, एफ एस वन की वैल्यू 70.6 आ रही थी, 60 से ज्यादा आ रही थी, तो हमने उसकी वैल्यू 60 की इक्वल ले ली, ठीक है। और एफ एस टू हमारे पास क्या कहते हैं, जीरो आ रहा था पॉइंट थ्री पे, जब सी इज इक्वल टू एच माइनस डी प्राइम है। तो वैल्यूज एफ एस वन एफ एस टू की आ गई। आपने 5 पी एन निकाल लिया, 5 एम एन निकाल लिया, आपके पास तीन पॉइंट्स आ गए। अब चौथा पॉइंट जो है ना, आपके पास बैलेंस कंडीशन का पॉइंट है। बैलेंस कंडीशन पे आपके स्टील जब हील्ड करता है, और जब आपके पास कंक्रीट हील्ड करती है, यानी उनके स्ट्रेन आपस में एट द पॉइंट ऑफ फेलियर सेम होते हैं। पीएससी वन, पीएससी टू में हमने ये पढ़ा भी था बैलेंस कंडीशन, इसको एक बार रिवाइज करना समझ आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट इसका चाहिए। तो बैलेंस कंडीशन के लिए ना, अगर आपके पास 60 ग्रेड का स्टील है, तो आपने सी की वैल्यू लेनी है 0.59 डी। और अगर आपके पास क्या कहते हैं उसका स्टील है ग्रेड 40 का, तो आपने 0.4 पे उसकी वैल्यू लेनी है 0.69 डी, ठीक है। तो 0.4 पे 40 ग्रेड के लिए ये वैल्यू सी की, और 60 ग्रेड के लिए ये वाली वैल्यू है। तो हमारा 60 ग्रेड का स्टील है, तो हम क्या कहते हैं 0.59 डी के लेके चलेंगे। सही हो गया। तो ये देखो, इसमें आपके पास कंक्रीट का स्ट्रेन 0.003 है, और स्टील के स्ट्रेन उसकी हील स्ट्रेन की इक्वल है। तो जब कंक्रीट का फिलिंग स्ट्रेन है, जब वो अचीव हुआ है, तो उसी टाइम आपके पास स्टील का फिलिंग स्ट्रेन अचीव हुआ है। यानी कंक्रीट और स्टील दोनों अपने फिलिंग स्ट्रेन अचीव कर चुके हैं इकट्ठे, तो वो आपके पास 0.4 बन गया, ठीक है, जितना मुझे समझ आया था इसका। तो आपके पास की कितने हैं, पॉइंट इसका फोर भी यहाँ से आ सवाल से गया। कोई ताल्लुक है? नहीं, कोई तारीफ नहीं है। तो 0.59 डी आ गया। डी आपके पास 12.65 है। एफ एस वन निकाला, एफ एस टू निकाला, जैसे पहले निकालने आई तो वैल्यू 60 से बड़ी आ रही है, तो उसको 60 पे लिमिट कर दिया। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास 0.4 में निकला है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन से ऊपर जितने पॉइंट्स निकाले ना, ये सारे कंप्रेशन कंट्रोल जोन के अंदर आते हैं। अब बैलेंस कंडीशन के बाद जो निकालेंगे, ये टेंशन कंट्रोल जोन के अंदर आएंगे। अब 0.5 पे आपके पास 60 ग्रेड के लिए ये वाला सी की वैल्यू होती है 0.37 इंटू डी, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, डी 12.65 है आपके पास। एफ एस वन निकाला, एफ एस टू निकाला, वैल्यू कोई 60 से बड़ी है तो 60 पे लिमिट कर दिया। दोबारा 5 पी एन 5 एम निकाला, वही सेम चीज रिपीट करें। अब एक फर्क सिर्फ आगे, बैलेंस कंडीशन तक हमने 5 की वैल्यू 0.65 लेनी है। बैलेंस कंडीशन के बाद 5 की वैल्यू हमने 0.9 लेनी है, ठीक है। अब देखो, हमने 0.9 ले लिया 5 की वैल्यू। तो बाकी सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, 5 पॉइंट्स आ गए, टोटल 7 पॉइंट्स निकालने हैं। अब अगला पॉइंट के लिए हम सी की वैल्यू जो लेंगे, वो 0.25 टाइम्स डी लेंगे, ठीक है। 0.25 टाइम्स डी। ये रट्टे डी मार गए? हमें पता है हाँ। तो क्या कहते हैं तो हमने ये वाली वैल्यूज ले ली, सी इक्वल टू 0.25 टाइम्स डी। एफ एस वन फाइंड किया, एफ एस टू फाइंड किया। एफ एस टू की वैल्यू को बहुत ज्यादा आ रही थी 60 से, तो हमने इसको 60 पे लिमिट कर दिया। फाइव की वैल्यू दोबारा 0.9 देनी, क्योंकि हम बैलेंस कंडीशन से आ गए हैं। तो आपने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू सारी, 5 पी एन और 5 एम एन आ गया। ये वैसे एक बार देख लेना, यहाँ पे तो एग्जाम्पल में ऐसे हुआ है कि बैलेंस के बाद सारा 0.9 दिया हुआ था, पहले 0.69 दिया हुआ है। क्योंकि और यहाँ इसका कंफ्लिक्टिंग एविडेंस मिलता है तो वो शेयर कर देना, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल ऐसे हुआ है 0.65 है बैलेंस से पहले पहले, और बैलेंस में, और उसके बाद 0.9 है फैक्टर जो है। आपके पास 6 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 6 पॉइंट में सी की वैल्यू 0.25 डी थी। अब हमारे पास आखिरी पॉइंट है जिसपे प्योर बेंडिंग है।
ठीक है, देर इज नो एक्सियल लोड, इट्स प्योर बेंडिंग। तो उसमें ये सी का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है इन्होंने आखिरी स्लाइड पे, 113 स्लाइड पे। ये देखो, वो डेरिवेशन तो खैर नहीं है कि पहले सर ने कभी नहीं दी। तो क्या कहते हैं, ये आपके पास इसकी डेरिवेशन हुई है, अगर किसी ने देखनी है तो दोबारा हम आ जाते हैं इस पे। कोई ठीक है, पता नहीं सर का। नहीं यार डेरिवेशन मुझे नहीं लगता था भाई, बहुत बहुत मुश्किल है डेरिवेशन करनी नहीं है। ये जो सारी तो वैल्यूज तुम कहते बता रहे हो, ये C60 की बता रहे हो ना? क्या? ये जो सारी सी की पीछे करो जरा, 6 पे, .6। ये अब ये सारी इसके साथ C16 लिखा, बाकी सबके साथ लिखा है, क्या चक्कर है ये? 0.6 पे C40 और C60 ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं, तो हम पॉइंट दोनों को 0.25 दे देंगे। तो लेकिन सबके दोनों में से 40 और 60 की अलग अलग याद करनी वैल्यू जो गिवन है टेबल में। हाँ याद कर, पता नहीं मैंने नहीं देखा अभी फॉर्मूला से, गिवन ही होंगी। टेबल में नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन टेबल में। मतलब याद फिर रट्टा करनी है लगाना सब होगा, कुछ। फिर रट्टा लगाना होगा। तो कहते हैं आगे आ जाओ, प्योर बेंडिंग में आखिरी केस। इसमें देखो हील्ड स्ट्रेंथ का एक पैरामीटर इन्वॉल्व है, तो इसमें रटा नहीं लगाना है, इसमें बस इसे कोई अंक रटा लगाना है। आपको क्या कहते हैं, FS1 निकालो, दोबारा FS2 निकालो, सी के वैल्यू निकालने के बाद दोनों वैल्यूज आ गई, जो 60 से बड़ी आ रही है उसको 60 पे लिमिट कर दो। अब हमारे पास ये प्योर बेंडिंग कंडीशन है, तो 5 pm की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सिर्फ 5 mn निकालना है, तो हमारे पास आखिरी पॉइंट पे आ गए जहाँ पे हमारे पास एक्सियल लोड 0 है और 5 mn 80.8 के फीट है। ठीक है, तो ये हमने एक समरी लिख दी। पहला पॉइंट था इसमें हमारे पास प्योर एक्सियल लोड था, बेंडिंग मोमेंट 0 था, और आखिरी पॉइंट पे हमारे पास एक्सियल लोड 0 है और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है। बैलेंस कंडीशन के बाद टेंशन कंट्रोल रीजन होता है, उससे पहले कंप्रेशन कंट्रोल रीजन होता है। ठीक है, तो यूं हमने अपनी वो निकाली, क्या कहते हैं, सारे पॉइंट्स निकाल लिए। अब 5 mn और 5 pm को प्लॉट करो, आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा इस तरह। ठीक है, और ये चूंकि फैक्टर्ड था, 5 की वैल्यू थी, तो इन सारी वैल्यूज को आप 5 पे डिवाइड कर दो, तो ये वाला ऊपर वाला कर्व बन जाएगा नॉमिनल। ये डिजाइन कर्व था, यानी फैक्टर्ड, और ये अगर आपने नॉमिनल निकालना है तो सिंपल फैक्टर से 50 पे डिवाइड कर दो, ये वाला कर्व बन जाएगा। तो आपके पास अगर आपका कॉलम जो है वो इसके अंदर लाई करे, कॉलम पे एक्सियल मूवमेंट, तो आपके पास क्या कहते हैं, सेफ होगा। और अगर आपके पास इस कर्व से बाहर इसका और इसका कॉम्बिनेशन लाई करे, तो आपका कॉलम उन लोडिंग कंडीशंस के अंदर अनसेफ होगा। हमने 15 बाय 15 का कॉलम बनाया ना, तो लेट्स से कि इस पे मोमेंट इतना आ रहा है, ठीक है, और एक्सियल कैपेसिटी इतनी आ रही है और पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाला फैक्टर की बात कर रहा हूँ, डिजाइन वाला जो है, तो आपका कॉलम फेल हो जाएगा। तो ये हमने एक इंटरेक्शन कर्व प्लॉट कर लिया। ठीक है, ये मेरा नहीं खाली जाएगा सवाल, लास्ट बहरहाल बात नहीं देख लेना समझ इसको आई। एक बार। कौन सी बात? यही जो तुमने कहा फेल वाली। अगर इस कर्व से बाहर पॉइंट पे लाई करेगा ना, है ना, एक्सियल कैपेसिटी और फ्लेक्सुरल कैपेसिटी का कोई कॉम्बो इस कर्व से बाहर लाई करा होगा, ठीक है, तो वो आपका कॉलम उस केस में फेल कर जाएगा। हर पॉइंट जो इन इस कर्व के अंदर लाई करेगा उस पे कॉलम सेफ है, ऐसा पॉइंट जो इस कर्व के बाहर है उस पे कॉलम सेफ नहीं है, फेल कर देगा। ये भी नहीं आ सकता वैसे। बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बाकी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसका आने का चांस बहुत ही कम है। नहीं तो वो किस तरह आएगा सवाल, मतलब उसमें चेक करनी होगी, इंटरेक्शन डायग्राम गिवन होगी। हाँ हाँ, ये अभी आते हैं ना आगे। चलो सही है, वो है ठीक है, आगे। ये हमने क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कर्व बना लिया है। तो अब आगे क्या कहते हैं, अगले सवाल, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, हमने अब डिजाइन एड से करना है वो, अब डिजाइन करने कॉलम का। ठीक है, तो आ जाते हैं एक एग्जाम्पल 3.9 पे। एक क्या? बात बताओ कि अगर -60 से वैल्यू बड़ी आ गई, -70, तो तब हम वैल्यू क्या लेंगे? -70 नहीं आएगी, देखो ना, उसका उसका कोई -13 मकसद ही लिखा है नहीं ना, है। हम्म। तो -70 आ गया फिर। नहीं, -70 नहीं आता तो खतरनाक, और उसका कोई मकसद ही नहीं है ना, 60 उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, नेगेटिव का क्या मतलब है, उल्टा स्ट्रेन में जा रहा है वो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 70 ही लें। हाँ 70, तो -70 ना। हाँ -70, -70। हाँ, मुझे यही लगता है, बाकी चेक कर लेना, कोई एग्जाम्पल मिले तो देख लेना, मुझे इतना आइडिया नहीं उसका। आगे आ जाओ, फिर करते हैं डिजाइन एड पे। एग्जाम्पल 3.9, डिजाइन द हाईलाइटेड एज कॉलम टू सपोर्ट अफेक्ट। अब हम जो इंटरेक्शन कर्व बनाया ना अभी, उसी के थ्रू अब कॉलम का डिजाइन करेंगे। अब देखो इस सवाल का आने का चांस आ रहा है, डिजाइन द हाईलाइटेड एज कॉलम टू सपोर्ट अफेक्टेड लोड ऑफ 450 किप एंड अफेक्टेड मोमेंट ऑफ 80 किप फीट। ठीक है, द मटेरियल स्ट्रेंथ आर, हमारे पास क्या कहते हैं, सारे पैरामीटर्स नोन है। अब देखो, जो कॉलम आपके पास एज पे होता है ना, जो हमने पहले किया था, वो इंटरनल कॉलम था। इंटरनल कॉलम पे एक सेंट्रोसिटी नहीं होती अगर स्पैन सेम है, ठीक है, और कॉलम की डायमेंशन सेम है। कॉलम के डायमेंशन का हमें क्या कहते हैं आइडिया नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, बल्कि है 15x15, सॉरी बीम के स्पैन्स का, कि उनका क्रॉस सेक्शन कैसे है। तो अगर तो आपके पास, मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो,
आपके पास यहाँ पे 14 का स्पैन था, यहाँ पे 14 का स्पैन था, यहाँ पे 9 का स्पैन था, यहाँ पे 9 का स्पैन था, तो चारों स्पैन आपस में इक्वल है, तो इसलिए ये कॉलम कंसेंट्रिकली लोडेड है। लेकिन अगर ऐसा होता ना कि इस बीम की डेप्थ इस बीम से ज्यादा होती, तब एक्सेंट्रिसिटी इसके अंदर आ जाती है, लेकिन हमें उसका डाटा नहीं कि उनकी बीम की डेप्थ क्या है, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि स्पैन इक्वल है या नहीं है, ठीक है, तो स्पेसिफिक अपना जजमेंट देंगे। तो हमने कहा था ये कंसेंट्रिकली लोडेड है, कोई एक्सेंट्रिसिटी नहीं। अब जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास कॉलम जो है वो है एज पे, ठीक है। अब एज पे ये वाला और ये वाला स्पैन इक्वल है ना, 14 14, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। लेकिन इस 18 को बैलेंस करने के लिए साइड में कोई नहीं है, तो यानी इसके अंदर यूनी एक्सियल इस एक्सिस के अबाउट एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगी, मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके मोमेंट को इसका मोमेंट काउंटर कर लेगा, लेकिन इसके मोमेंट को काउंटर करने के लिए उधर से कोई भी स्पैन नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर यूनी एक्सियल एक्सेंट्रिसिटी आ गई। इसी तरह अगर ये एज वाला कॉलम है, तो इसमें बाई एक्सियल एक्सेंट्रिसिटी होगी, इसको भी कोई काउंटर नहीं करेगा, उसको भी कोई काउंटर नहीं करेगा। यहाँ पर एक साइड से काउंटर हो रहा है, एक साइड से काउंटर नहीं हो रहा, तो यूनी एक्सियल एक्सेंट्रिसिटी है। तो हमने जो भी ये कर्व बनाए थे ना, इंटरेक्शन डायग्राम बनाई थी, ये हमने बनाई थी, नहीं ये जनरल बनाई थी, इस पर लोडिंग कंडीशन तो नहीं थी। इंटरेक्शन डायग्राम पर हम हाँ ठीक है, तो इसमें हम लोड कंसिडर नहीं करते। आज अब हम करते हैं इसके अंदर डिजाइन का प्रोसीजर क्या होता है। पहले पहले हमने गैमा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। गैमा का फॉर्मूला क्या होता है, H-2D प्राइम डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। एच हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो 15/15 का कॉलम है, तो एच की वैल्यू 15 हो गई। पी प्राइम क्या आपके पास होता है, फैक्टर कवर होता है, वो कॉलम में हमने 2.5 इंच का ज्यूम किया, डिवाइडेड बाई एच, तो हमारे पास गामा की वैल्यू क्या आ गया, 0.67। इसको मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड कर लो, राउंड ऑफ, तो हमने 0.67 को 0.7 पे ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई गामा की वैल्यू। अब मेरे ख्याल में मीटिंग एंड सही होने है। वाली है। हाँ दोबारा स्टार्ट करना अभी, 0.7 यहाँ तक हमने कर लिया, गामा की वैल्यू 0.7 आ गई है, ठीक है। यार मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पे हम कवर 2.5 ले रहे हैं कॉलम में, कहीं पे 1.5, ये क्या सीन है? मर्जी है यार, कोई भी ले लो, 2.5 चाहिए। 2.5 से ये बीम कॉलम दोनों के 2.5, हाँ इतना ही फर्क पड़ेगा चलो। और स्लैब का 1.5 है। क्या? स्लैब का 1.5 होता है।